हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सुबह के 8 बज गए हैं और मैं लेकर आ गई हूँ आपकी करंट अफेयर की क्लास। आज हम फिर डिस्कस करेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, बदारा अली सॉरी पेन ले लेते हैं। बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? ओके, ऑप्शन है आपके गुयाना, घाना, गंबिया, मोजाम्बिक। किस देश के बदारा अली जूफ उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? ओके, तो आपका राइट आंसर हो गया गाम्बिया। ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इनके बारे में। पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में निधन हो गया है, इसलिए ये न्यूज चर्चा में आ गई है। वह 65 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। किस वजह से उनका निधन हुआ? बीमारी की वजह से। उनके निधन की जानकारी गाम्बिया के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? अदामा बारो ने दी है। ओके, याद रखिएगा गाम्बिया के जो राष्ट्रपति कौन है इस समय? अदामा बारो। और उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका अभी डेथ हुआ है? बदारा अली जूफ। इनका नाम याद रखिएगा। वह 2022 में गाम्बिया के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। ओके, पिछले साल ये भी बने थे। गाम्बिया एक छोटा सा पश्चिम अफ्रीकी देश है। गाम्बिया कहाँ स्थित है? किस महाद्वीप पर? अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहाँ पर है? पश्चिमी अफ्रीका में है। जिसकी राजधानी क्या है? बंजुल है। याद रखिएगा गाम्बिया की राजधानी क्या है? बंजुल है। और यहाँ की जो करेंसी है क्या है? गाम्बियन दलासी। तो ये तो याद रहेगा, गाम्बिया की करेंसी गाम्बियन दलासी। इसको मैप पे इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि गाम्बिया है कहाँ पर, जहाँ के उपराष्ट्रपति की अभी डेथ हुई है भारत में। देखिए ये है आपका गाम्बिया, ये आपका अफ्रीका का मैप है। ये इधर पूर्वी अफ्रीका कहेंगे इस साइड को, और इस साइड को कहेंगे पश्चिमी अफ्रीका। ओके, तो पश्चिमी अफ्रीका में यहाँ पर ये देखिए आपका गाम्बिया है, इतना छोटा सा, देखिएगा थोड़ा सा लंबाई में है। ये है आपका गाम्बिया देश। और ये सेनेगल देश है, ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये सेनेगल देश है। सेनेगल देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और इधर आपका क्या है? अटलांटिक महासागर है। इसको जूम करके देखिए तब समझ में आएगा। देखिए ये है आपका गाम्बिया, देख रहे हैं ग्रीन से लाइन बनी हुई है, ये है आपका गाम्बिया। और ये गाम्बिया नदी बहती है। इस गाम्बिया नदी की वजह से ही इस देश का नाम क्या पड़ गया है? गाम्बिया। और ये है सेनेगल, ये जो इसके 3 तरफ है, ऊपर इधर और नीचे साइड में, ये क्या है? सेनेगल कंट्री है। और इधर है आपका ये अटलांटिक महासागर। समझ में आई इसकी लोकेशन? इसके अगल बगल के देश भी पूछे जाते हैं, तो 3 तरफ से तो ये सेनेगल से ही घिरा हुआ है और एक तरफ से अटलांटिक महासागर से। ये तटीय देश है क्योंकि समुद्र के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। STEM का क्या मतलब हुआ? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। ओके, शिक्षा से रिलेटेड ये पहल है, दूसरे फेज की शुरुआत की है, मतलब लड़कियों को टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनाया जाएगा। तो किस कंपनी ने की है शुरुआत? देखते हैं ऑप्शन, मास्टर कार्ड, पेटीएम, रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा मोटर्स। किसने किया है? मास्टर कार्ड ने किया है। और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक STEM, जो स्टेम है यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित,
स्टेम का समझ में आया ना, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। यह प्रोग्राम जो है वो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड, देखिए याद रखिएगा, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है इन दोनों की। गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम जो है वो भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई है? किसकी? केन बेतवा लिंक परियोजना की बैठक पूछ रहा है कि कहां पर आयोजित हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात में, दिल्ली में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। कहां पर हुई है? ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। देखते थोड़ा सा और डिटेल में इसको। 18 जनवरी 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बार जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। इस अवसर पर बोलते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव कौन है? पंकज कुमार ने क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा कनेक्शन परियोजना के महत्व पर जोर दिया। केन बेतवा दो नदियां हैं, आप लोगों को पता है, इनको जो जोड़ने की परियोजना है उससे क्या लाभ होगा? उससे जल सुरक्षा मिलेगी। जो यूपी में बुंदेलखंड एरिया है और जो मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो इन नदियों को जोड़ने से क्या होगा? इन नदियों को जोड़ने से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जल की आपूर्ति की जा सकेगी। यानी यही कहा जा रहा है कि जल सुरक्षा इससे मिलेगी और सामाजिक आर्थिक विकास होगा। ओके, इस परियोजना से। एक परियोजना आप लोगों ने सुना होगा कि नदी जोड़ो परियोजना चल रही थी, तो उसी का ये एक हिस्सा है कि केन नदी को और बेतवा नदी को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे क्या हो, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनको लाभ मिले। ओके, उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य दोनों की परियोजना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परियोजना केंद्र की है या राज्य की, तो याद रखिएगा केन बेतवा परियोजना जो है वो केंद्र और राज्य दोनों की है। ओके, और दोनों इसे समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। याद रखिएगा, जैसे यूपी का झांसी वगैरह बुंदेलखंड साइड के जो महोबा वगैरह हैं वो सब आते हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर ऐसा पूछा जाए जो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो किन राज्यों को प्रभावित करती है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की जो पीएम है कौन है, यही पूछा जा रहा है, जिन्होंने क्या अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसीलिए ये न्यूज चर्चा में आ गई है कि न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने कहा हम अगले महीने इस्तीफा दे देंगे। देख लेते हैं उनका नाम, हेलन क्लार्क, जेसिंडा अर्डन, जूडिथ कोलिंस, क्लेयर लेने। कौन है? जेसिंडा अर्डन है। न्यूजीलैंड की जो पीएम है जेसिंडा अर्डर्न अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। ओके, उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वह 2017 में न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखिएगा, जो अभी इस्तीफा अगले महीने दे देंगी, ये कौन सी न्यूजीलैंड की 40वें नंबर की प्रधानमंत्री थी और कब बनी थी? 2017 में। जेसिंडा अर्डर्न के इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही देश के अगले पीएम की तलाश भी जारी हो गई है। इनके बाद पीएम कौन बनेगा इसकी तलाश जारी हो गई है। इसके लिए लेबर पार्टी के सांसद रविवार को उनका विकल्प खोजने के लिए मतदान करेंगे। ओके, अर्डन पहली बार 2008 के आम चुनाव में सांसद चुनी गई थी और 2017 में ये पीएम बन गई। पहली बार 2008 में सांसद बनी थी और 2017 में पीएम बन गई। न्यूजीलैंड देश जो है कहां पर है? दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है।
याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। मैप से आपको चीजें याद रहती हैं। बताइए यहाँ कहाँ पर है न्यूजीलैंड? इसमें याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास जाइएगा, उसके बगल में दिख रहा है आप लोगों को, ये है आपका न्यूजीलैंड। ये क्या है? पैसिफिक ओशन। इसके दक्षिण और ये पश्चिम में कौन सा है देश? न्यूजीलैंड। याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में। देखिए ये पैसिफिक ओशन का पश्चिमी साइड कहा जाएगा और ये पूर्वी साइड। ओके, ये है पैसिफिक ओशन का पूर्वी साइड और ये है पश्चिमी साइड। क्योंकि आपको पता है ना पृथ्वी गोल है, तो अगर इसको मैप को ऐसे खोल कर दिखाया गया, अगर गोल कर दिया जाए तो ये पैसिफिक ओशन और ये भी पैसिफिक ओशन दोनों ज्वाइंट, इधर पश्चिमी भाग इधर पूर्वी भाग। इसके किनारे को क्या कहते हैं? पैसिफिक ओशन के किनारे को क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे क्योंकि बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं, जिन्होंने क्या किया है? वनडे में दोहरा शतक मारा है और सबसे कम उम्र के हैं, इसीलिए ये चर्चा में आया है न्यूज। देख लेते हैं, ईशान किशन, हैरी ब्रूक, कैमरून ग्रीन या शुभमन गिल, कौन है? राइट आंसर होगा आपका शुभमन गिल। ये सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। थोड़ा और देखते हैं इनके बारे में। भारत के युवा बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है? दोहरा शतक जड़ दिया है, इसीलिए ये चर्चा में आ गए हैं। शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 छक्के, सोचिए इन्होंने काफी बड़ा कारनामा कर दिखाया है, इसलिए न्यूज में आ गए। 19 चौके और 9 शानदार छक्के लगाकर इन्होंने दोहरा शतक मारा है। शुभमन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के, ओके, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने क्या किया था? दोहरा शतक लगाया है। ये 5वें नंबर के बल्लेबाज बन गए। इनसे पहले 4 लोग दोहरा शतक लगा चुके हैं वनडे में। वह आप सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। जो शुभमन गिल हैं, लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी क्या है कि ये ऐसे पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगा करके दोहरा शतक बनाया है। ओके, दोहरा शतक मतलब 200 रन इन्होंने बनाए हैं लगातार 3 छक्के मार करके। 200 रन पूरे कर लिए, दोहरा शतक मतलब 200 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं और इन 200 रन को बनाने के बीच में इन्होंने 3 बार लगातार छक्के मारे थे। अब ये मत सोच लीजिएगा कि खाली 3 छक्के लगाए और ये नहीं 6 दिन बाद 6 18 बस उसमें बन गए 200 रन, लेकिन ये 200 रन बनाने के बीच में इन्होंने 3 छक्के लगातार मारे थे, समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान में, उड़ीसा में, तेलंगाना में या कर्नाटक में। तो कहां पर स्थापित किया गया है? कर्नाटक में स्थापित किया गया है ये विंड टरबाइन जनरेटर। थोड़ा और देखते हैं इसकी खासियत। रिन्यू पावर ने गडग कर्नाटक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है, ओके, कर्नाटक में। इस नए पवन टरबाइन जनरेटर का जो उपयोग है देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा। समझ रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, राउंड द क्लॉक में इसको यूज किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना क्या है?
मतलब ऐसे संसाधन ऊर्जा के जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इन सबको हम क्या करते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। सूर्य तो रोज निकलेगा, अब रोज उसकी ऊर्जा को क्या सोलर पैनल वगैरह से कलेक्ट कर सकते हैं। पवन, जब हवा तो चलती है अक्सर ही, तो अब उससे क्या करते हैं, उससे भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती हैं। और अनवीकरणीय किसको कहते हैं, जिसको हम एक बार यूज करते तो खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब कैसे हैं, जीवाश्म ईंधन है। इनको एक बार यूज करने के बाद उनका जो भंडार है कम होता जाता है, क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। और बाकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सतत है, ये लगातार मिलती रहेगी अगले जनरेशन के लिए भी। ओके, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को संयोजित करता है। यह परियोजना जो है सालाना 1 मिलियन से अधिक परिवारों को बिजली प्रदान करेगी। ये बहुत बड़ी बात है, 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक परिवारों को बिजली इस परियोजना से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में क्या किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? 2004 के पहले ये यही पुरानी पेंशन परियोजना थी। 2004 से क्या कर दिया गया, नई पेंशन योजना ले आया गया था। तो इसमें क्या होता था, जो पुरानी पेंशन योजना की जो खासियत ये होती थी कि रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी होता था, जो उसका लास्ट वेतन होता था, उसका 50% उसको हर महीने पेंशन मिलता था। ओके, अब क्या किया गया 2004 के बाद से कि अब पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया है, अब उसको पेंशन नहीं दी जाती है, बाकी फंड, ग्रेजुटी वगैरह मिलता है, लेकिन ये चीज नहीं मिलती है जो पहले मिलती थी। तो अब इन 3 राज्यों ने तो पहले ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, फिर से सबको रिटायरमेंट के बाद उनके लास्ट वेतन का 50% मिलेगा। अब किसने कर दिया है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। कहां पर पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, यूपी में भी बहुत डिमांड की जा रही है, देखिए सरकार मानती है कि नहीं, हिमाचल प्रदेश ने तो लागू कर दिया है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला किया है जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। इस फैसले से लगभग 1.36 लाख राज्य एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। कितने लोगों को लाभ होगा, 1.36 लाख। पुरानी पेंशन योजना क्या, थोड़ा देख लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस के जो तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी, ये पुरानी पेंशन योजना थी। यह पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन दी जाती थी, यानी उस व्यक्ति को तो मिलेगी ही, अगर वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन दी जाएगी, लेकिन अगर सर्विस के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को पेंशन दी जाती थी, जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती थी, काफी अच्छी थी वैसे, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है? क्वेश्चन समझिए, ये कहा जा रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, अभी एक राज्य ने क्या किया था, जो महिलाओं को आयकर से जो छूट मिलती है, आप लोगों को पता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा इनकम टैक्स में थोड़ी ज्यादा छूट दी जाती है।
ओके, जो आयकर में महिलाओं को जो छूट मिलती थी उसको देने से मना कर दिया है एक राज्य ने। और क्यों मना किया है? बोला है कि अगर इस राज्य के से हटकर किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से या अन्य से शादी करती है वहां की महिलाएं, तो उनको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये विधेयक था उसको रद्द कर दिया है। तो किस राज्य ने ऐसा काम किया था, देखते हैं। ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मणिपुर या नागालैंड। तो सिक्किम राज्य ने ये एक प्रावधान बनाया था, सिक्किम राज्य की सरकार ने, कि महिलाओं को आयकर से छूट नहीं मिलेगी जो महिलाएं गैर सिक्किम के लोगों से शादी करती हैं। मतलब वो सिक्किम का नहीं है अगर उनका हस्बैंड, तो उनको आयकर में छूट नहीं मिलेगी। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें गैर सिक्किमियों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं को छूट नहीं दी गई थी। ये सही भी किया, क्योंकि इस तरह से तो सारे राज्य अपने अपने राज्य का प्रायोरिटी देने लगेंगे ना, तो अखंड भारत फिर क्या रह जाएगा। तो क्या किया है, रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है कि खबरों में एक खदान रही है बक्सवाहा, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। तो कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपकी मध्य प्रदेश में। और आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खान किस चीज की है? हीरे की खान। पन्ना नाम सुना होगा, जो पन्ना की खाने हैं वो मोस्टली किसकी? हीरे की खाने हैं। और पूरे इंडिया में जितना हीरा उत्पादन होता है उसका 90% कहाँ संसाधन है? 90% पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। तो एक क्या है, एक खदान है बक्सवाहा, तो ये पूछा जा रहा है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये चर्चा में क्यों आ गई थी? क्योंकि यहाँ पर भी एक खदान में खुदाई होने जा रही थी कि इससे हीरे निकाले जाएंगे, लेकिन वहां पर कुछ पर्यावरण के कारण कुछ विरोध कर रहे थे लोग कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, इसीलिए ये न्यूज चर्चा में आ गई थी। थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी है एक एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो माइनिंग करती है। मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा परियोजना शुरू करने की कोशिश कर रही है। ओके, मैंने बताया भी सबसे ज्यादा हीरे की खाने मध्य प्रदेश में है। तो एक हीरा परियोजना, हीरे को निकालने की जो परियोजना शुरुआत कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि मानव विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति, आजीविका नुकसान पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किस वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है? कि अगर माइनिंग की जाएगी, खदान को खोदकर हीरे निकाले जाएंगे, तो उस एरिया के एक तो लोगों को विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा कहीं और, तो क्या होगा? मानव विस्थापन होगा, जिससे बहुत लोगों के घर उजड़ जाएंगे। पर्यावरणीय क्षति होगी, जब कोई भी खदान या माइन की खुदाई चलती है तो बहुत ज्यादा राख, धूल, धुआं बहुत सारा उठता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण को नुकसान होता है, बहुत जहरीली गैसें भी निकलती हैं। ओके, आजीविका के नुकसान पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह खदान जो है वो मध्य प्रदेश के सांची से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो खदान है आपकी, ओके, जो बक्सवाहा, वो कहाँ पर है? सांची से 200 किलोमीटर दूर स्थित बक्सवाहा में एक जंगल के अंदर है। ओके, मध्य प्रदेश में देश के कुल हीरा संसाधन का लगभग 90% है। सोचिए 90% कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में है हीरा उत्पादन का। ओके, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ अन्य राज्य जो हीरे का उत्पादन करते हैं। नंबर 1 पे तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हीरे का उत्पादन होता है। देखिए सांची में और क्या चीज फेमस है? सांची का स्तूप। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि सांची का स्तूप किस लिए फेमस है। क्योंकि सांची में बहुत सारे बौद्ध स्मारक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, जो गौतम बुद्ध जी के लिए बनाया गया था। और जो सांची का स्तूप है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसने बनवाया था? अशोक महान ने बनवाया था। थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में इसके बारे में। ये देखिए सांची का स्तूप है। ओके, कहां पर है ये? सांची मध्य प्रदेश में है।
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सांची जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है सांची, जहां पर क्या है कई बौद्ध स्मारक हैं सांची में, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची का जो महान मुख्य स्तूप है जिसकी अभी मैंने फोटो दिखाई, वो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक महान ने। कब बनवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में क्या हुआ था कि कुछ हिस्सा उसका क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उस स्तूप को क्या कहता है, जीर्णोद्धार, यानी उसको पुनर्निर्मित या रिपेयरिंग समझ लीजिए, किसने करवाया था? अग्निमित्र शुंग ने करवाया था, और बड़ा और विशाल बनवा दिया, जितना क्षति हुई थी उससे ज्यादा विशाल उसको बनवा दिया। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नारंगी रंग का जो चमगादड़ है वो कहाँ देखा गया है? कहाँ देखा गया है नारंगी रंग का चमगादड़? देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि ये जो नारंगी रंग का चमगादड़ है इसको विलुप्त प्राय श्रेणी में रख दिया गया था कि ये विलुप्त हो चुका है, बहुत दिनों से देखा नहीं गया है नारंगी रंग का चमगादड़। अचानक से भारत में उसको देखा गया तो ये न्यूज चर्चा में आ गई। तो कहाँ पर भारत में देखा गया है ये क्वेश्चन है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में या तमिलनाडु में। कहाँ पर देखा गया है? इसको देखा गया है छत्तीसगढ़ में। और डिटेल में देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में, किस नेशनल पार्क में? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बगान में एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। देखिए दुर्लभ क्या होते हैं? दुर्लभ किसी जीव को अगर दुर्लभ की श्रेणी में रखते हैं यानी कि उनकी संख्या जो बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। और जब विलुप्त प्राय का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, यानी उनकी संख्या खत्म हो गई है, उनको बहुत दिनों से देखा नहीं गया है। तो ये जो नारंगी रंग का जो चमगादड़ है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। भारत में तो मुश्किल से 7-8 बार देखा गया है। जिसे क्या कहते हैं, पेंटेड बैट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह पश्चिम घाट में, केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा और अब छत्तीसगढ़ में देखा जा चुका है। लेटेस्ट है छत्तीसगढ़। यह आमतौर में कहाँ पाया जाता था? बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। इस प्रजाति के चमगादड़ की काले और नारंगी रंग के पंख और उंगलियां होती हैं। इसको नारंगी चमगादड़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी जो पंख और उंगलियां हैं वो कैसी होती हैं? काले और नारंगी रंग की होती हैं। ये अक्सर असामान्य रोस्टिंग साइट जैसे बुनकर फ्रिंज और सनबर्ड्स और केले के पत्तों के घोंसले बनाते हैं। इन चमगादड़ों को जोड़े में बसेरा करने के लिए जाना जाता है। ये चमगादड़ हमेशा जोड़े में रहते हैं, यानी दो एक साथ रहते हैं। चमगादड़ों की इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। वैश्विक स्तर पर ये जो चमगादड़ है विलुप्त प्राय है, यानी कि गायब हो चुके हैं। लेकिन भारत में यह क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कई साल में कभी कभार दिख जाते हैं, जैसे अब बहुत टाइम के बाद अब जाके दिखाए तो ये न्यूज चर्चा में आ गई है। और मात्र भारत में 7-8 बार ही अभी तक ये देखा गया है, इतना ज्यादा दुर्लभ है। अगली न्यूज है, दिल्ली के पुराना किला परिसर में फिर होगी खुदाई, क्यों? दिल्ली का जो पुराना किला परिसर है इसमें फिर से खुदाई हो रही है, यानी कि पहले भी खुदाई हो चुकी है और फिर से खुदाई हो रही है। क्यों हो रही है दोबारा खुदाई? क्योंकि जो दिल्ली का ये पुराना किला परिसर है ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी खुदाई हुई थी तो कई इतिहास की बहुत पुरानी चीजें मिली थी, जिससे पता चलता है कि जो हमें पुराने इतिहास की जानकारी मिलती है कि वहां कैसा रहा होगा। अब फिर से खुदाई हो रही है ताकि कुछ इतिहास की कुछ नई चीजें पता चले। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली के पुराना किला परिसर में फिर से खुदाई शुरू की जाएगी। वर्ष इससे पहले देखिए कब कब खुदाई हुई है।
2013-14 और 2017-18 में खुदाई के बाद से पुराने किले में खुदाई का यह तीसरा दौर है, तीसरी बार खुदाई हो रही है, यानी पहले 2 बार खुदाई हो चुकी है, फिर से खुदाई हो रही है। नवीनतम उत्खनन का उद्देश्य पिछले वर्षों में खोदी गई खाइयों का अनावरण और संरक्षण करना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अभी खुदाई कहाँ पर हो रही है, पुराना किला परिसर में। किस लिए हो रही है, ताकि जो चीजें हैं उनका संरक्षण किया जा सके और अनावरण किया जा सके। देखिए खुदाई जो है बहुत महंगी होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं होती है, उसको करने में बहुत समय लगता है, बहुत बारीकी से करनी पड़ती है ताकि कोई भी चीजें नष्ट ना हो, ज्यों का त्यों। जैसे कभी आप सुनते होंगे कहीं मटका मिल गया, कहीं स्नानागार मिल गया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत सारी चीजें, अन्न भंडार मिले हैं, तो आपको क्या लगता है बस खोदेंगे ज्यों का त्यों मिल जाएगा? बहुत उसकी बहुत ही बारीकी से सफाई करनी पड़ती है और कोई भी चीज डिस्ट्रॉय ना होने पाए खुदाई करते टाइम, इसका ध्यान रखा जाता है, तो बहुत ही कॉस्टली भी पड़ती है। पिछले दौर की खुदाई में मौर्य काल से पहले की परतों के प्रमाण मिले हैं। देखिए पिछली बार 2 बार खुदाई हुई है, उनसे क्या मिला है, मौर्य काल के पहले की परतों के प्रमाण मिले हैं। इस बार की खुदाई में स्लेटी रंग के बर्तनों की खोज को पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो स्लेटी रंग के जो बर्तन मिले हैं उनकी खोज पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले हुई खुदाई में मिली कलाकृतियों में 900 ईसा पूर्व काल के चित्रित स्लेटी बर्तन और मौर्य से लेकर क्रमिक रूप से शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, सल्तनत और मुगल काल तक के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। सोचिए खुदाई करने से क्या फायदा हो। इससे पहले जो खुदाई हुई थी देखिए कितने काल की जानकारी मिली थी कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या क्या वस्तुएं यूज करते थे, तो उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि वो वहां की जो के समृद्ध था कि नहीं। जिस हिसाब से बर्तन और सामान मिलते हैं उसी हिसाब से अंदाजा वहां की संस्कृति का लगाते हैं। वहां मिली वस्तुएं जैसे दरांती, टेराकोटा के खिलौने, भट्टे की जली हुई ईंटें, मन के टेराकोटा मूर्तियां। देखो टेराकोटा मतलब क्या होता है, जो ईंटों को पकाया जाता है, टेराकोटा पकी हुई ईंटों की मूर्तियां, मोहरे अब किला परिसर के भीतर पुरातत्व संग्रहालय में दर्शाए गए हैं। जो चीजें मिली हैं उनको संग्रहालय में दर्शाया गया है। 16वीं सदी का पुराना किला शेरशाह, ये जो ये है परिसर, पुराना किला परिसर, तो ये कब का है, 16वीं सदी का। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी और दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं ने बनवाया था। दोनों ने बनवाया था, पहले उन्होंने थोड़ा बनवाया, उसके बाद इन्होंने भी बनवाया। पुराना किला उस स्थल पर स्थित है जो हजारों वर्ष पूर्व के इतिहास को समेटे हुए है, इसीलिए इसकी इतनी खुदाई की जा रही है। हो सकता है कुछ और चीजें मिले जिससे हम इतिहास का अंदाजा लगा सके कि उस समय कैसा क्या रहा होगा। अगली न्यूज है कि भारत प्रवाह पहल क्या है। क्या है ये भारत प्रवाह पहल, ये है बंदरगाहों के लिए, कि बंदरगाहों के महत्व को समझाया जा सके। देख लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में पत्तन यानी बंदरगाह, बंदरगाह क्या होते हैं, जहां पर जो कोस्ट पर जहां पर जहाज आकर ठहरते हैं उनको पत्तन कहते हैं। पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों और नौवहन के महत्व और कल्पना को उजागर करने के लिए भारत प्रवाह, भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की है। समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो भारत प्रवाह पहल है किस मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की ये योजना है। उसका पूरा नाम क्या है, भारत प्रवाह, भारत अपने तटों के साथ, इस पहल का ये पूरा नाम है। और देखते इस योजना के बारे में। केरल में कोच्चि, विंझिंगम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गैलाथिया वे बंदरगाहों ने पूर्ण रूप से ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में प्रगति कर ली है। वहां पर जो बंदरगाह है उनको डेवलप करके हब बना दिया है। शिपिंग, नदियों, समुद्रों और लोगों का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों से हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक समान मंच के रूप में काम करेगी ये योजना।
यह समुद्र क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों, नीतिगत मुद्दों और भविष्य के लक्ष्यों को उजागर करेगी। ओके, ये जो योजना क्या करेगी, जो समुद्र क्षेत्र से रिलेटेड जो भी चुनौतियां हैं, नीतिगत मुद्दे हैं और भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको उजागर किया जाएगा। हम इन फ्यूचर कैसे कैसे बंदरगाहों को डेवलप कर सकते हैं जिससे समुद्र का द्वारा जो व्यापार है वो आसान किया जा सके। चलिए थोड़ी सी और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वेक्षण प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। अगर पूछा जाए सर्वेक्षण प्रथम फाउंडेशन द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ओके, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने कार्यान्वयन के लिए 3 परियोजनाओं की सिफारिश की है। किसने? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। अगली न्यूज है कि पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। कौन आयोजित करेगा? पर्यटन मंत्रालय करेगा। क्या? पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। याद रखिएगा, भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है। भारत कहां पर 100 मिलियन मालदीव रुपया देगा? मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के विकास के लिए। केंद्र और झारखंड राज्य सरकार ने समेत शिखर जी के जैन स्थल को पर्यटन हब में परिवर्तित नहीं करने की निर्णय ले लिया है। देखिए, ये न्यूज बहुत दिनों से चर्चा में आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो जैन समुदाय है वो इस योजना का विरोध कर रहा है। किस योजना का? समेत शिखर जी जो जैन स्थल है, समेत शिखर पर जो जैन स्थल है वहां पर पर्यटन हब बनाने जा रही थी सरकार, तो जैन समुदाय इसका विरोध कर रहा था। क्यों विरोध कर रहा था? क्योंकि ये उनका धार्मिक स्थल है और अगर वो धार्मिक स्थल समेत शिखर पर्वत पर जो उनका धार्मिक स्थल है, अगर उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो मतलब वहां विदेशी भी आएंगे, विदेशी आएंगे तो होटल्स भी होंगे वहां पे, वो नॉनवेज भी खाएंगे या जो उनके जैन धर्म में जो भी उनका रहन सहन है उसको फॉलो नहीं करेंगे वो लोग। तो इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे थे, इसको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। तो अब उनकी बात मान ली गई है सरकार के द्वारा। थोड़ा आर्थिक करंट अफेयर देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत के कुल निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16.11% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। कितनी वृद्धि हो सकती है? 16.11 कुल निर्यात में, यानी जितना अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत ने निर्यात किया है यानी सामान बाहर बेचा है, उसमें इस साल थोड़ी वृद्धि की अनुमान है 16.11%। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा, जो 5 महीनों में सबसे अधिक है। ओके, क्या कह रहा है कि जो भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, ओके, नवंबर 2022 में 7.1% बढ़ा है, जो 5 महीनों में सबसे अधिक है। कुछ अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न अगले महीने पद छोड़ देंगे। ये मैंने आपको अभी एमसीक्यू भी करवाया है क्वेश्चन फॉर्म में। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने भ्रष्टाचार घोटालों के बाद इस्तीफे की घोषणा कर दी है। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। रानी रामपाल के गोल की मदद से भारत ने केप टाउन में हॉकी सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हरा दिया है। भारत ने हराया है। ओके, किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हरा दिया है।
और किसके गोल की मदद से? रानी रामपाल के गोल की मदद से। अगली न्यूज है, इंडिया ओपन 2023 आपका जो चल रहा है उसमें पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। याद रखिएगा इसको। चलिए, आज का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या ज्ञान एक्सपी के ऐप पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।